नमस्कार मित्रों, युवा साथ साधु युवा संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं विमलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग दशरूपक पे चर्चा कर रहे हैं और आप सभी दशरूपक पे चर्चा करने के लिए जुड़ भी रहे हैं। तो इस कड़ी में हम लोग तृतीय प्रकाश जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है उस तृतीय प्रकाश पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उस तृतीय प्रकाश में हम लोग कुछ चर्चा कर चुके हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से जो अभिनय कथा वस्तु होते हैं, मतलब होती हैं अभिनय, जो हम जिसका अभिनय करने वाले हैं या जिसका हम मंचन करने वाले हैं, तो उस कथा में जो पात्र होते हैं उन पात्रों का परिचय करा जाता है। ठीक है कि कौन से पात्र क्या हैं। तो उसी को बताने के लिए ये भारतीय वृत्ति का आश्रय करके श्लोक इत्यादि पढ़ते हैं। तो उसमें जो भारतीय वृत्ति के जो चार भेद इन्होंने बताए, कितने भेद बताए? चार भेद। कौन कौन? प्ररोचना, वीथि, प्रहसन और आमुख। ठीक है, जिसमें से हम लोग प्ररोचना के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, उन्मुखीकरणम तत्र प्रशंसातः प्ररोचना। ठीक है, इसके बाद वीथि बताते हैं, इसके बाद प्रहसन बताते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम लोग नाटक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मतलब नाटक इन द सेंस ये है कि चूंकि दसों रूपकों को हम लोग क्या कह देते हैं कि नाटक है, तो उनमें से जो प्रकृति रूप है नाटक है, इसलिए हम प्राय नाटक ही कह लेते हैं। तो यहाँ भी मतलब वही है, यहाँ जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो रूपक विशेष जो नाटक है, जो नाटक, प्रकरण, भाड़, प्रहसन, डिम इत्यादि जो हैं, उनमें से जो रूपक विशेष जो नाटक है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में ये सब बताने के बाद मतलब इसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, एक नाटक की कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए, हमको उस पर कैसे मतलब इसको बताने के लिए उसका कैसे मंचन करना चाहिए, ये सब चीज़ें बताते हैं। ठीक है, तो इसमें प्ररोचना बताई दिए हैं। वीथि, प्रहसन, ये भी क्या है? ये भी नाटक की तरह ही क्या है? रूपक विशेष ही है। तो इसके कड़ी में कहते हैं वहाँ पे कि वीथि और प्रहसन का जब प्रसंग आएगा, यानी जब नाटक के अलावा जो 9 रूपक हैं उसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो वहाँ पे हम प्रसंगवश वीथि और प्रहसन के बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आते हैं आमुख पे। तो आमुख पे चर्चा करते हुए आमुख के भेद बताते हैं। ठीक है, तो आमुख के भेद बताते हैं 13 और वीथि के भी भेद होते हैं 13। यानी जो वीथि के 13 अंग हैं वही आमुख के भी 13 अंग होते हैं। इसलिए कहते हैं कि आमुख का प्रकरण चल रहा है, तो आमुख का प्रकरण चलते जो वीथि के 13 अंग है या आमुख के 13 अंग है उसके बारे में हम चर्चा कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इस 13 अंगों में हम लोगों ने आप देखे होंगे लास्ट वीडियो में कि 5-6 आमुख मतलब आमुख अंगों पे हम लोग वीथि अंगों पे चर्चा कर लिए हैं। उसमें जो वाक्केली है आपका, ये जो आप लास्ट हम लोग यही चर्चा करके समाप्त किए थे कि विनिवृत्त्यास्य वाक्केली द्विस्त्रिः प्रत्युक्त दोपिवा। मतलब इसका भाव यही है कि जब हम किसी से कुछ कह रहे होते हैं और कहते कहते अचानक चुप हो जाते हैं, और चुप होने के बाद ऐसा नहीं कि हमारी बात वहीं समाप्त हो गई, नहीं, कहते कहते चुप हो गए, लेकिन जो भाव है हमारे, जो भावों की जो गति है वो अपने आप मतलब बढ़ती चली जाती है कि ठीक है कि आप मतलब अपने हिसाब से अब चीज़ों को समझ लीजिए। जैसे वहाँ वासंती राम जी को मतलब उद्दिष्ट करके कहती है ना कि आप सीता जी कहते हैं कि तुम मेरे जीवन हो, तुम मेरे हृदय हो, तुम मेरे दूसरा हृदय हो, तुम हमारे नेत्र के लिए क्या हो, मतलब चांदनी हो, जिससे ये, लेकिन फिर भी ये सब करने के बाद ऐसी स्थिति, लेकिन जहाँ ये शब्द डाल देती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल यहीं तक सीमित हैं। इसके बाद जो भाव हैं वो आप लगातार चलाते रहिए, उसको समझते रहिए। तो ऐसी स्थिति जहाँ पे आते हैं उनको हम वाक्केली कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो प्रस्तावना इत्यादि जो है ना, जिसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, देखिए ये है, जैसे मान लीजिए पिक्चर इत्यादि देखे होंगे ना, तो पिक्चर में देखते होंगे कि जब पिक्चर की शुरुआत होती है तो पहले उसमें पात्रों का परिचय कराया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि पिक्चर खुला लिख जाए कि इस पिक्चर में ये शाहरुख खान हैं, ये फलाने हैं, ये ढिमकाने हैं, ये लोग यहाँ पे अभिनय करेंगे और ये पिक्चर बन के रेडी हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं। जितने पिक्चरों से संबंधित जितने भी पात्र होते हैं उस कथा वस्तु में या उस स्टोरी में, जितने भी पात्र होते हैं, जितने भी कैरेक्टर होते हैं,
उन सभी को किसी न किसी सिचुएशन के हिसाब से उनकी एंट्री कराई जाती है। ठीक है, जब एंट्री करा दी जाती है तो थोड़ा बहुत पात्रों के मतलब बारे में हमको एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये ऐसा फिल्म है, इसका ऐसा कैरेक्टर होगा, ये होगा। ठीक है, तो उसी तरह से चीज़ें हो रही हैं, मतलब इस सीन को आप ये कहेंगे, इस पात्र को ये कहेंगे, तो उस स्थान विशेष को हम क्या कहेंगे, उसका एक पारिभाषिक शब्दावली क्या होगी, तो उसी में ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि अगर ऐसी चीज़ आए तो क्या होगा। ठीक है, मतलब यत्र का मतलब जो कार्य, एक कार्य के करने से दूसरा कार्य सिद्ध हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, ये सब चीज़ों के माध्यम से उन स्थिति विशेष को एक पारिभाषिक शब्दों के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, तो बाद में पिक्चर अपना कहानी के साथ जुड़ जाती है। ठीक है, तो यही सब बता रहे हैं कि एक पात्रों का परिचय कैसे होता है। ठीक है, तब आते हैं हम आगे, जो आज से हमको जानना है आज वाले में, अधिबल। जो 7वां आपका विध्यंग है, क्या है? अधिबल। ये कहता है, इसका लक्षण है कि अन्योन्य वाक्याधिक्योक्ति ही स्पर्धयाधिबलम भवेत्। ठीक है, मतलब स्पर्धया अन्योन्य वाक्य अधियोक्ति ही अधिबलम भवेत्। जहाँ नाटकीय पात्र एक दूसरे के लिए जो वाक्यों का प्रयोग करते हैं, इसी दौरान अपने लिए वाक्यों के प्रयोग में आधिक्यता का द्योतन कराएं, मतलब अपने बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल दें। ठीक है, मतलब हम आपसे क्या हैं, मतलब आप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात में ये वो आभास करा दे कि हम आपसे बड़े हैं, हम आपसे हर क्षेत्र में एक कदम आगे ही हैं। ऐसी स्थिति जहाँ पे हो, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा सीन हो और उस सीन में मतलब कि दो पात्रों के बीच में बात हो रही हो, और दो पात्र हों, अब बीच में जो एक पात्र है उनके बारे में बताए, अपने बारे में बताए, और कहीं ना कहीं हर बात पे एक ऐसा वाक्य जरूर बोल दे कि उस वाक्य से उसकी अधिकता द्योतित हो, मतलब लगे कि हाँ ये मतलब इससे अधिक बलवान है या इससे अधिक आगे है। ऐसी स्थिति जहाँ पे दिखाई दे उसको हम क्या कहते हैं? अधिबल कहते हैं। नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि अधिबल मतलब जहाँ पे बल ऐसा नहीं, जहाँ पे बखान के माध्यम से, ठीक है, बखान के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता द्योतित कराए, वह अधिबल नाम का विध्यंग होता है। ठीक है, जैसे एक महाभारत में संवाद आता है अर्जुन और कर्ण का, कहीं गए रहते हैं, तो अर्जुन मतलब कर्ण के बारे में अर्जुन बताते हुए कर्ण के बारे में बताते हैं कि ऐसे महान बलशाली को, मतलब जो इतना महान बलशाली है कर्ण, उसको मैं मारने वाला अर्जुन हूँ। ठीक है, तो मतलब वो अर्जुन अपना परिचय दे रहे होते हैं। ठीक है, तो परिचय देते हुए परिचय के अपने पहले कर्ण के बारे में बताते रहते हैं, भाई कर्ण इतने जो महाबलशाली थे, ये थे वो थे, उनको मारने वाला जो उनको जो मारा है, ऐसे हम अर्जुन हैं। तो केवल एक बात से ये जरूर पता चल गया कि चाहे जितना भी बल कर्ण के पास रहा हो, जो पराक्रम उनके अंदर रहा हो, लेकिन कर्ण को मारा किसने? अर्जुन ने। तो कहीं ना कहीं ये अपनी बातों के द्वारा अपनी अधिकता बता देते हैं, अपनी अधिबलता बता देते हैं कि कहीं ना कहीं हम कर्ण से क्या हैं? बड़े हैं, उनसे हम पराक्रम में बलवान हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति जहाँ पे दिखती है उसको हम अधिबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप लोग इन सभी जितने भी लक्षण हैं, इन लक्षणों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ तोड़ मरोड़ के चाहे जिस तरह पूछे तो आप मतलब गलत ना हो। कई बार सीधा दे सकता है, कई बार कुछ अपने हिसाब से दे सकता है, चाहे जैसे पूछे आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले कड़ी में जो गंड नाम का है। ठीक है, गंड क्या होता है? ये गंड यदि व्यवहारिक चीज देखें तो गंड मतलब होता है फोड़ा फुंसी, जो इधर नहीं इधर तो बचपन में कई लोगों को अधिक निकला होगा। तो गंड मतलब होता है गांठ कहिए या फोड़ा कहिए, कि मतलब जैसे फोड़ा होता है ना, तो फोड़ा में एक मतलब बॉडी में तो खून चले रहे होते हैं। ठीक है, फोड़ा में भी अगर हम मतलब फोड़ा फुंसी को फोड़ दें तो उनसे भी खून निकलता ही है। ठीक है, तो लेकिन और बॉडी में भी खून रहता है, तो उसमें जो एक अलग से खून रहता है ना, वो उसमें एक दुष्ट रक्त भरा रहता है। क्या भरा रहता है? दुष्ट रक्त भरा रहता है। उसी तरह कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो चल रही होती हैं
उनमें भी कुछ अलग से चीजें जुड़ जाती हैं। जैसे देखिए उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा लक्षण से, कहना कि गंडः प्रस्तुत संबंधी भिन्नार्थम सह शोधितम। गंडः पहले ही दे दिए, यहाँ केवल लक्षण इतना ही है कि प्रस्तुत संबंधी भिन्नार्थम सह शोधितम, प्रस्तुत संबंधी भिन्नार्थम सह शोधितम। मतलब यह है कि प्रस्तुत संबंधी भिन्नार्थम सह शोधितम, सहसा उदितम मतलब हठात, मतलब तुरंत अचानक कोई बोल पड़ता है या कोई बोल देता है। मतलब कोई मान लीजिए सिचुएशन चल रहा हो, ठीक है, कोई सिचुएशन चल रहा है और दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं या कोई ऐसा मतलब सीन चल रहा हो, तो उस सिचुएशन से इतर मतलब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, उस सिचुएशन से इतर कोई अचानक आकर के कोई एक वाक्य बोल दे या कोई बात बोल दे जो चीज चल रहा है वर्तमान में उससे वह संबंध न रखता हो, उससे संबंध न रखता हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो कथा होने वाली है, जो कथा चल रही है, इस कथा के भावी संकेत का उदाहरण बन जाए। क्या करे, देखिए दो कंडीशन है यहाँ पे। क्या कंडीशन है कि एक जो कथा चल रही है, ठीक है, मान लीजिए एक कथा कोई चल रही है, ठीक है, इसमें कोई आपस में बातचीत कर रहा है, ठीक है। अब इसी दौरान ऐसा कोई व्यक्ति आए और कुछ बोले जो इस प्रस्तुत घटना के मतलब जो प्रस्तुत इससे वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं इससे बिल्कुल संबंध ना रखता हो, जो साइड में आकर के अचानक जो बीच में बोल पड़ा है, ठीक है। लेकिन ये बात जो तुरंत आकर के बोला है, जो बाहर से आकर के तुरंत बोला है, यह बात इस मुख्य मतलब जो कथा वस्तु चल रही है, इस मुख्य कथा वस्तु के भावी संकेत का उदाहरण, मतलब भावी संकेत कर दे, मतलब ये जो कथा जो अंतिम अपने लक्ष्य तक जाने वाली है उसमें कहीं ना कहीं यह बात सहायक जरूर हो, ठीक है। उस स्थिति को क्या कहते हैं हम, गंड कहते हैं। जैसे राम जी सीता जी के वियोग में बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं राम जी सीता जी के अपेक्षा अपने आप को थोड़ा सा मतलब कि मतलब सीता जी को काफी महत्वाकांक्षी मानते हैं कि मतलब सीता जी का महत्व हमसे बहुत बड़ा है, ऐसा राम जी कहते हैं। और उनके महत्व के बारे में बताते हुए वो कई बार दुखी हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जब बताइए कि हम तो इस तरह से हैं और वो तो मतलब हमारे कारण ही इतना वो चीजें प्राप्त की, ये सब मतलब वो उनसे चली गई रहती हैं वन से छोड़ करके, तो उनको याद कर करके दुखी हो रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर दो व्यक्ति यदि साथ में रह रहा हो और अचानक दोनों में बिछड़ाव आ जाए तो भाई उस समय की परिस्थिति की गंभीरता कैसी होती है ये तो लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें वो सोच रहे होते हैं कि भाई साथ में रहते थे, मतलब अपने साथ समय बिताए हुए पल को याद करके वो क्या थे, परेशान थे। इसी दौरान अचानक एक जो प्राणी रहता है दुर्मुख नाम का, ठीक है, वह आकर के कहता है, जो दुर्मुख संदेश लेकर आ जाता है। किस बात का संदेश लेकर आता है कि हमारे इस सोसाइटी में, हमारे इस समाज में इस बात का अफवाह चल रहा है कि जो दूसरे के यहाँ इतने दिन से रही औरत है उसके साथ राजा कैसे रह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये जो प्रस्तुत चीजें चल रही थी, क्या राम जी सीता जी को याद करके परेशान हो रहे थे, ठीक है, वो चीजें चल रही थी, लेकिन अचानक बीच में दुर्मुख आया और ये संदेश सुना दिया। तो इस संदेश का ये जो कथा वस्तु जो चल रही थी, जो प्रकरण चल रहा था, राम जी जो सोच रहे थे, इससे उसका कोई संबंध नहीं है, भिन्न अर्थ है, लेकिन अचानक कह दिया। लेकिन कहीं ना कहीं भावी कथा, मतलब उसको पता है कि राम जी सीता जी का वन त्याग करवाएंगे, मतलब राज्य से बाहर इनको भेजेंगे, ये कथा का मतलब लक्ष्य है ही है, मतलब भावी कथा आएगा ही कि भाई जब चीजें हो जाएंगी तो ये जो दुर्मुख का संदेश है यह भावी कथा से क्या करता है, संबंध भी रखता है। तो ये जो स्थिति रहती है उसको हम गंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो गंड यही होता है कि प्रस्तुत संबंधी भिन्नार्थम सहसा उदितम, प्रस्तुत से संबंध लेकिन भिन्न अर्थ सहसा कोई कह दे उसको हम गंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। 9वां नंबर का है अवस्यंदित। क्या है, अवस्यंदित। इसके क्या कहते हैं
कि रसोक्तस्यान्यथा व्याख्या यत्रावस्यन्दितं हितत्। क्या है? रसोक्तस्यान्यथा व्याख्या यत्रावस्यन्दितं हितत्, मतलब यत्र मतलब जहाँ पे भावावेश के कारण, कई बार क्या होता है कि हम किसी के भाव में या किसी के याद में इतने मतलब बहुत डूब गए रहते हैं, कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, तो मतलब भावावेश के कारण, इस कारण भावावेश के कारण रसोक्तस्य मतलब रस के योग होने से या भाव में जुड़ जाने के कारण किसी वाक्य का क्या किया जाए? प्रयोग किया जाए। किसी वाक्य का प्रयोग किया जाए और अन्यथा व्याख्या, और बाद में उस वाक्य का एक अलग ही ढंग से, एक अन्य ढंग से उसकी व्याख्या करके प्रस्तुत की जाए, उसे हम अवस्यन्दित नाम का व्यत्यंग कहते हैं। ठीक है, देखिए बात यह है कि हम किसी हमारा जब देखिए ध्यान कहीं जरूरी नहीं होता कि हर समय ध्यान एक ही जगह पे टिका हो, दिमाग है कुछ ना कुछ दिन भर चलता रहता है। तो हम मान लीजिए ऐसे कुछ समय बैठे हैं, कहीं कुछ हम सोच रहे हैं, अचानक कोई आ गया और उस भाव के कारण हम उनको कुछ कह दिए। अब बाद में लगा कि उनको मान लीजिए सामने वाले को बुरा लग गया, तो आपको तुरंत एहसास हो गया इनको नहीं कहना चाहिए था, हम इनको कह दिए। ठीक है, तब उसको आप दोबारा उसको अन्य ढंग से व्याख्या करेंगे, नहीं हमारा मतलब ऐसा नहीं था, आप गलत सोच रहे थे, तो हम थोड़ा सा मतलब उसको अन्य ढंग से प्रस्तुत कर दिए। ठीक है, जैसे लौ और कुश जो होते हैं वो अयोध्या जा रहे होते हैं। ठीक है, अयोध्या जब जाते हैं तो उनको माता सीता उनको बताती हैं कि जब आप अयोध्या में जाएंगे तो वहाँ के जो राजा हैं, ठीक है, वो बहुत सम्माननीय हैं, उनको जाकर के मतलब उनको जाके आपको प्रणाम करना है। और जो राम जी हैं वो आपके, तो कहे भाई पूछे होंगे कि क्यों प्रणाम करना है, ऐसा विशेष क्या है? अगर मान लीजिए कोई किसी को कहीं पे भेज रहा हो और कहे कि इस व्यक्ति को जाइएगा मिलिएगा तो इनको प्रणाम जरूर करिएगा, तो कहीं ना कहीं एक माइंड में आता है ना कि भाई कोई विशेष बात है क्या, इनको क्यों प्रणाम करना है। तो हठात मतलब सीता जी कह देती हैं कि राम जी तुम्हारे पिता हैं। क्या हैं? राम जी तुम्हारे पिता हैं। भाई वो तो अच्छे से जान रही हैं, दिन भर उनके बारे में सोच रही होंगी, एक उनके बारे में उनके साथ बिताए हुए जितने भी पल थे उनको याद करके वो खुद भावुक हो रही थी, और उस भाव में आकर के अचानक अब उसी में वो संदेश भी दे रही हैं अपने बेटों को, और उसी भाव के फो में कह देती हैं कि इसलिए प्रणाम करना है कि राम जी तुम्हारे पिता हैं। ठीक है, ये बात कह देते हैं, जब कह देती हैं तब उनको ध्यान आता है इनको तो बताना ही नहीं था, तुरंत उसको तब दूसरे एंगल से मोड़ने लगती हैं, मतलब उसका अलग ढंग से व्याख्या करने लगती हैं। कैसे व्याख्या करती हैं? तब वो कहती हैं कि अरे नहीं, मतलब वो तुम्हारे ही नहीं सारे पृथ्वी सारे इस ब्रह्मांड के पिता हैं। ठीक है, इसलिए वो विशेष हैं, तब जाके आप प्रणाम कर लेना। ठीक है, तो वो भी समझ जाते हैं अच्छा इतना वो सम्माननीय है इसलिए कह रही हैं। तो मतलब क्या भावावेश के कारण किस वाक्य का प्रयोग की, कौन सी बात कही कि राम जी तुम्हारे पिता हैं, और नहीं चाहती थी कि वो इस बात को समझे, तो इसलिए तुरंत उसका अन्य ढंग से व्याख्या करके चेप दी। ठीक है, मतलब उसको प्रस्तुत कर दी। तो ऐसी स्थिति जहाँ पे होती है, ठीक है, रसोक्तस्य अन्यथा व्याख्या, रस के आवेश में आकर के हम जो उक्ति कहते हैं और उसका व्याख्या अन्य ढंग के माध्यम मतलब अन्य ढंग से कर देते हैं, उस स्थिति को क्या कहते हैं? हम अवस्यन्दित नाम का व्यत्यंग कहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अवस्यन्दित समाप्त होता है। आगे चलते हैं, अगला है आपका नालिका। नालिका क्या है कि सोपहासा निगूढ़ार्था नालिकैव प्रहेलिका। ठीक है, सोपहासा निगूढ़ार्था नालिकैव प्रहेलिका, मतलब उपहासा निगूढ़ार्था प्रहेलिका, मतलब उपहास में, ठीक है, मतलब हास्य से युक्त जहाँ पे गूढ़ अर्थ को बता दिया जाए उसे क्या कहते हैं? मतलब प्रहेलिका के माध्यम से उसे क्या कहते हैं? नालिका कहते हैं। जैसे मुद्रा राक्षस में एक उदाहरण आता है, इसके क्रम में उदाहरण दिए हैं कि जो एक चर नाम का पात्र रहता है, एक ब्राह्मण रहता है, तो चर मतलब एक दूसरे की बखान कर रहे होंगे कि हे ब्राह्मण तुम क्रोध मत करो। ठीक है, कि क्यों? क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि जो बात तुम जान रहे हो केवल तुम्हारे जैसे ही लोग जानते हैं, अरे कुछ बातें हमारे जैसे भी लोग जानते हैं। नहीं सर्वा सर्वम जानाति, मतलब इस दुनिया में सभी लोग सब कुछ को नहीं जानते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि
ऐसा हम बना लें। प्रयासरत रहते हैं लेकिन सभी लोग सभी बातों को नहीं जानते हैं। वह यह बताना चाह रहा है उनसे, मतलब किससे, ब्राह्मण से। तो जब कहता है कि भाई आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, भाई कुछ बातें आप जानते हैं, कुछ बातें हम जानते हैं, ठीक है, ये कोई खराब बात नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, जो ब्राह्मण रहता है वो कहता है कि जो हमारे जो उपाध्याय हैं, हमारे जो सम्माननीय हैं, वो सर्वज्ञ हैं, मतलब उनके आगे कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो चर रहता है वो चर कहता है कि अरे चंद्र को भला कौन नहीं जानता है, क्या मतलब जो चंद्र होते हैं वो चंद्र किसे नहीं प्रिय लगते हैं। तो यहाँ जो चंद्र शब्द का वह प्रयोग किया है, देखिए यहाँ ज़्यादा प्रकरण पे चलेंगे तो दिक्कत होगी, बस यहाँ समझिए कि इस मतलब कि बातचीत के दौरान वो ये वाक्य कहता है कि चंद्र किसे प्रिय नहीं लगते, ठीक है। तो हंसी मजाक में कह देता है। तो इसमें ये रहता है कि उपहास, मतलब कहीं ना कहीं ये चर रहता है उनका उपहास लेना, मतलब उनका थोड़ा मजाक बनाना चाहता है। ये बात कह देता है कि चंद्र किसे प्रिय नहीं लगते हैं। इस वाक्य के कहने में चंद्र जो है, इस चंद्र में एक गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है, वह है चंद्रगुप्त। कौन है? चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त को पूरा नाम ना लेकर के कहता है कि चंद्र किसे नहीं प्रिय लगते, ठीक है। तो इसमें जो छिपा हुआ अर्थ है वो चंद्रगुप्त निकल के आता है, जो सहसा क्या करता है, प्रेलिका के माध्यम से या उपहास के माध्यम से उनको कह देता है। तो यही जो स्थिति होती है वो नालिका की होती है, ठीक है। तो सोपहासा निगूढ़ार्था नालिका व प्रहेलिका, ठीक है। अब है असत प्रलाप। क्या है? असत प्रलाप। नाम से ही है कि सत प्रलाप मतलब अच्छे प्रलाप, और असत प्रलाप मतलब बुरे प्रलाप। तो यहाँ बुरा अच्छा से बात नहीं है, कहते कि असंबद्ध, असत का है मतलब असंबद्ध, असंबद्ध कथा प्रायो असत प्रलापो यथोत्तरः, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे असंबद्ध कथा अगर लगातार आते जाते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे चल रहा है मतलब एक ही मतलब 5 मिनट का कहीं सीन है, ठीक है। यहाँ पे चल रहा है करुण अवस्था वाला स्थिति, अचानक इस करुण में आ गया श्रृंगार वाला, अचानक आ गया वीर वाला। तो मतलब कि असंबद्ध कथा मतलब वह कथा जो तुरंत एक दूसरे से कोई संबंध न रखते हों, ऐसे कथा यदि आ जाए, उत्तरोत्तर आते जाएं, तो इसको हम असत प्रलाप कहते हैं। क्या कहते हैं? असत प्रलाप करते हैं। जैसे देखिए, अगर इसको देखा जाए तो कई लोग इस पे सवाल करते हैं कि भाई ये दोष है, क्यों? क्योंकि जब आप कथा चला रहे हैं या कोई कथा वस्तु बता रहे हैं, तो उसमें वो सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं जो एक दूसरे से संबंध रखते ही ना हो। भाई वो बताने से क्या मतलब है जब सामने लोग समझ में नहीं आएगा। तो कह रहे हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। जैसे देखिए कुछ सीन ऐसे, मान लीजिए कोई सोया हुआ हो, ये सीन कथा के माध्यम से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, इसको बताना हो, तो स्वप्नावस्था में लोग क्या क्या बड़बड़ा जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। स्वप्नावस्था में 12 बजे कुछ और सपना देखे हों, 4 बजे कुछ और सपना देखे हों, और सपना का कोई एक दूसरे से मतलब ही नहीं है, लेकिन बता देते हैं क्योंकि वो सीन दिखाए रहते हैं। और स्वप्नावस्था में या मद में या उन्माद में आकर के नहीं होता है कि आदमी गुस्सा में वो कभी कोई बोल देता है कि अरे यार ठीक है, इसका इनसे क्या मतलब है। तो ये सब बोल जरूर देता है, लेकिन ये सब चीज़ें क्या होती हैं। अब मान लीजिए कोई स्टेज पे स्वप्नावस्था का सीन चल रहा हो, तो भाई अब वो स्वप्नावस्था तो वो अपने हिसाब से स्वप्न देख रहा है ना, पात्र है यहाँ मतलब इस अभिनय कथा वस्तु का, लेकिन वो जो पात्र है वह व्यक्तिगत अपने लिए सपना देख रहा है, ठीक है। मान लीजिए हीरो का चक्कर कहीं और चल रहा है, और वो मान लीजिए हीरो का वो दोस्त हो और ये उसको भी चाह रहा हो, और ये सपना देखे कि यार वो मतलब हमसे, तो ये कथा का मेन कैसे संबंध हो सकता है भाई। मेन कथा तो जब हीरो हीरोइन मिल जाएंगे तो कथा संपन्न हो जाएगी। ये अपने हिसाब से देख रहा है। तो ऐसी स्थिति जब सोचिए मंच पे होता होगा तो कथा से संबंध तो रखते नहीं होंगे वो सब। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। इसलिए ये सब चीज़ें जितनी होती हैं ना, वो सामाजिकों को एक अलग ही ढंग का आनंद प्रदान करती हैं, ठीक है। इसलिए इसको स्थान दिया गया है। तो इसलिए कहते हैं कि असंबद्ध कथा प्रायो असत प्रलापो यथोत्तरः, ठीक है। अब कह रहे हैं कि व्याहार कहते हैं कि अन्यार्थमेव व्याहार हास्य लोभ
करम वचः, ठीक है। हाँ देखिए, कह रहे हैं कि हास्य लोभ करम वचः अन्यार्थम एव व्याहार, मतलब हास्य और मतलब हास्य लोभ करम वचः अन्यार्थम एव। देखिए कुछ बात ऐसे होते हैं, मतलब हास्य लोभ से उत्पन्न जो अन्य अर्थ होता है, मतलब हास्य लोभ से मतलब कि मजाक मजाक में हास्य लोभ से हास्य उत्पन्न करने के लिए हास्य उत्पन्न करें, लेकिन इसका प्रयोजन कुछ और ही हो। मतलब एक दूसरे से कोई बातचीत कर रहा है, इस बातचीत के दौरान मान लीजिए वो हंसी मजाक कर रहा है, लेकिन इसका प्रयोजन कुछ और हो, ऐसी जहाँ पे स्थिति होती है उसको हम व्याहार नाम से कहते हैं। जैसे इसको उदाहरण के तौर पर समझिए और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए एक नायिका है, ठीक है, एक नायिका है और एक नायक है, ठीक है। तो नायक, अब चूंकि मान लीजिए इन दोनों में अभी शुरुआती रुझान चल रहा है, ठीक है, शुरुआती रुझान चल रहा है। तो इस दौरान जो नायक का दोस्त है, अब नायक तो अपने दोस्त को बता ही दिया है कि यार हमारे इनसे चल रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अब ये मान लीजिए जो इस नायक का दोस्त है ये कहीं गया होगा, अब नायिका से मिल गया। अब ये भी जानते हैं एक दूसरे को अच्छे से, लेकिन उसको इजहार नहीं कर पा रहे हैं। तो बातचीत चल रही होगी, ठीक है। तो अब नायक का दोस्त और नायिका ये बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अचानक नायक के दोस्त को पता चला कि वो नायक आ रहा है, लेकिन 5 मिनट उसके आने में लेट है, ठीक है। अब ये कह रही है कि नहीं हम जाएंगे हम जाएंगे। अब ये जाने के लिए कह रही है, और कहे कि इसको रोके कैसे। तो कह रहे भैया कुछ लतीफ़ा फेंकते हैं जो थोड़ा हंसे वसे। तो देखिए हंसाता है इसको कुछ लतीफ़ा फेंक के, लेकिन यहाँ हंसा तो जरूर देता है कि हास्य की उत्पत्ति तो जरूर कर रहा है, हास्य लोभ से बात तो जरूर कर रहा है, लेकिन इसका प्रयोजन कुछ और है। प्रयोजन क्या है कि थोड़ा से लेट हो जाए, यहाँ ये बनी रहे, नायक तब तक पहुँच जाएगा और उसके बाद इन दोनों का मिलन तो हो ही जाएगा। मान लीजिए दोनों कुछ अच्छे रहे हो, आपस में बातचीत करेंगे, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसे किसी बात पर रुक गई हो, ठीक है, तब तक नायक आ गया, दोनों का मिलन हो गया। तो इसका जो प्रयोजन है ये संपन्न हो जाएगा। और ये किस बात से कर रहा था, तो भाई अब हास्य लोभ उत्पन्न करेगा तभी ना कोई रुकेगा। अब वो जा रही है कि भाग भाग यहाँ से, अब ऐसे कोई बोलेगा तो वो और नहीं रुकेगी, भाई निकल लेगी वो। तो ऐसे हास्य के लोभ को उत्पन्न करके जहाँ अन्य प्रयोजन दिखाया जाए उसे ही क्या कहते हैं हम, व्यवहार नाम का व्यत्यंग कहते हैं। ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब है आखिरी क्या है, मृदव। मृदव किसे कहते हैं कि दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्युः मृदवम हि तत्र। स्पष्ट है, इसमें कुछ बताना ही है कि दोष को गुण कहा जाए और गुण को दोष, मतलब दोष को गुण कहा जाए और गुण को दोष जहाँ पे कहा जाए उसको हम मृदव नाम का व्यत्यंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदव नाम का व्यत्यंग कहते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि मतलब कुछ स्थिति होती हैं जहां हमको दोष को भी गुण के रूप में कहना पड़ता है। मान लीजिए हमको कहीं से किसी से काम निकलवाना हो और हमको जो उनका व्यक्तित्व है वो पसंद ना आ रहा हो, लेकिन चूंकि काम निकलवाना है उनसे, तो उनके दोस्त हमको पता है फिर भी उनका गुण के रूप में बखान करेंगे। जैसे मान लीजिए जब हम रिश्तों में जब आते हैं लोग, ठीक है, तो भाई एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं। तो होता है ना कि एक लोग अपना व्यक्तिगत मत अलग रखते हैं, ठीक है, मतलब सामाजिक मत अलग रखते हैं, व्यक्तिगत मत अलग रखते हैं। सामाजिक जीवन में वो दूसरा कुछ बात कर रहे होते हैं और जब बात आती है व्यक्तिगत जीवन की तो वो अलग बातचीत करते हैं। अगर होता है ना कि कुछ लोगों को कुछ आदतें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन एक लोग ऐसे लोगों से मिल गए जो उनको इनकी आदतें कुछ अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन इनको ये पसंद जरूर आ गए हैं। अब पसंद आने के बाद अब इनके जो दोष हैं वो दोष को जब तक वो गुण के रूप में नहीं कहेंगे तो ये मैडम इनके लिए कैसे इम्प्रेस होगी, नहीं होंगी। तो जब जब रुझान आते आते हैं तो ये दोष गुण के रूप में दिखते हैं, और जब चीज़ें जब ऐसे आगे चल जाती हैं, बात बन जाती है, तो वही आगे चल के गुण दोष के रूप में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जहाँ दोष गुण हो जाए और गुण दोष हो जाए
उसको हम मृदो नाम का विथ्यंग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो वीथी के 13 अंग हैं, कौन कौन? उद्धात्यकावलगिते प्रपंच त्रिगते छलम वाक्यल्य दिवले गंडम अवस्यन्दितनालिके। ठीक है, ये इत्यादि जो आपके वीथी के जो अंग हैं 13, ये संपन्न होते हैं। उनके क्या लक्षण हैं? देखिए, अगर आपको परीक्षा की दृष्टि से बस यही ध्यान रखना है कि कितने अंग होते हैं, किसके बाद कौन आते हैं, किसके क्या लक्षण हैं, थोड़ा चर्चा करके आगे चल रहे हैं हम लोग कि वहाँ की जो स्थिति है वो मतलब उसे क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, तो और स्पष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस पर चर्चा करते हम लोग आगे निकल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वीथी के 13 अंगों पे हम लोग चर्चा कर लिए। अब कह रहे हैं कि एसाम अन्यतमेनार्थम पात्रम चाक्षिप्य सूत्रवेद प्रस्तावनान्ते निर्गच्छेत ततो वस्तु प्रपंचेत। मतलब इस प्रकार से ये जो 13 विथ्यंग बताए, प्रस्तावना के अंग बताए, आमुख के अंग बताए, 13 प्रकार के, इन 13 प्रकार के भेदों के माध्यम से क्या करके सूत्रधार के द्वारा ऐसे पात्रों का परिचय करा लेने के बाद प्रस्तावना अंते निर्गच्छेत, प्रस्तावना के बाद क्या होना चाहिए? प्रस्तावना देकर के पात्रों का परिचय कराने के बाद सूत्रधार क्या करे? कल्टी मार ले, निकल ले। ठीक है, उसके बाद जो कथा चलने वाली है उस कथा का क्या करें? शुरुआत ततो वस्तु प्रपंचेत। जो इतिवृत्त है, जो मेन आधिकारिक कथा है, उस आधिकारिक कथा की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो सोचिए कि अगर इस तरह से किसी कथा वस्तु का यदि हम परिचय कराएं तो किसी की उत्सुकता क्यों नहीं बढ़ेगी? भाई, एक इतने अलग अलग ढंग के पात्र, अलग अलग ढंग के सीन, और जब ये सभी सीन, सभी पात्र एक जगह मिलेंगे तो एक निकल करके कितना रोचक तथ्य निकल करके सामने आएगा। इस चीज को सोच करके लोग क्या होंगे? रोमांचित होंगे, उत्साहित होंगे और वो बने रहेंगे। उनको वहाँ पे किसी प्रकार का मतलब क्या कहते हैं, बकवास उनको नहीं लगेगा, उनको किसी वजह की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, वो आनंद से उस पर जुड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से कहा कि इस प्रकार से जो 13 प्रस्तावना के बाद सूत्रधार ये परिचय करा करके वो निकल जाए, उसके बाद आधिकारिक कथा वस्तु को क्या करे? वो शुरू कर दे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अब आगे कह रहे हैं कि नाटक के नायक तथा तत्संबंधी वस्तु। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये सब चीजें तो बता ही दिए। अब कुछ नाटक में नायक कैसे होने चाहिए, उसके मतलब उस कथा वस्तु से संबंधित कुछ जुड़ी हुई बातें हैं जो विशेष रहती हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। चूंकि नायक क्या होता है ये सब के बारे में द्वितीय प्रकाश में तो बता ही चुके हैं, हालांकि आपको सिलेबस में लगा है, तो ये जरूर बता दिए हैं कि धीरोदात्त नायक होता है। तो धीरोदात्त नायक किसे कहते हैं ये जरूर बता दिए हैं, लेकिन धीरोदात्त नायक होता कहाँ है, किस प्रकरण में होता है, किस रूपक में होता है, ये सब बातें यहाँ पे ये बताएंगे। ठीक है, वही कह रहे हैं कि अभिगम्य गुणेर युक्तो धीरोदात्तः प्रतापवान। मतलब वो जो नायक होगा वह नायक कैसा होना चाहिए? अभिगम्य गुण से युक्त होना चाहिए। मतलब एकदम सेवनीय हो, रमणीय हो, देखने में ठीक ठाक हो, बॉडी बिल्डर वाला हो, सुंदर लगे। ठीक है, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन वाला सिस्टम हो, तो इस प्रकार से हो। और धीरोदात्त कोटि का नायक हो। क्या हो? धीरोदात्त कोटि का नायक हो और प्रतापवान हो, प्रतापी हो। ऐसा नहीं कि लुंज पुंज टाइप का हो, प्रतापी होना चाहिए। उसके ऊपर बहुत सारे कृतियां जुड़ी हुई हों, ऐसा ऐसा वो कार्य किया हो कि मतलब उसके कृति को कहने के बाद लोग उत्साहित महसूस करें, महोत्साह, और वो काम करने को लेकर के बहुत बड़ा उत्साही हो। ऐसा नहीं कि कोई काम मतलब मान लीजिए कि आप वीडियो देख रहे हो, मन नहीं लग रहा है कि यार बंद करते हैं, क्या मतलब का चल रहा है, बंद कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से नहीं, ऐसे करेंगे तो तब तो हो भैया काम, लेकिन ऐसा नहीं, वो उत्साही हो, वो इतना ही नहीं आगे क्या आने वाला है इसके लिए भी उत्साही हो। स्त्रैया ख्याता महीपति ही, जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के जो सर्वोत्तम धरोहर है वेद, इनके जो पाठक हैं, इनके जो पढ़ने वाले हैं, इस परंपरा के जो धरोहर हैं उसका रक्षक हो, महीपति हो। ठीक है, मतलब इस पृथ्वी पे छत्र राज करने वाला हो। प्रख्यात वंशो, प्रख्यात वंश से उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, जैसे राजर्षि हो, मतलब राजर्षि नायक हो, या दिव्य लोक का नायक हो, इस प्रकार से नायक होना चाहिए। जैसे
महाभारत में क्या था, महाभारत में अभिज्ञान शाकुंतलम में जो दुष्यंत नायक है वो पुरुवंश का है, ठीक है, और राजर्षि नायक है। राम जी जो हैं चूंकि दिव्य वो देवलोक में भी हैं और मर्त्यलोक में भी हैं, इसलिए दिव्य नायक भी हैं। तो ऐसे नायक भी हो जाते हैं नाटकों में। तत्प्रख्यातम विधातव्यम वृत्तम अत्र आधिकारिकम। इस प्रकार से कथावस्तु को लेकर के क्या करना चाहिए, आधिकारिक कथावस्तु को आरंभ करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की ये जो चीजें हैं, चूंकि देखिए अगर यहाँ से देखा जाए प्रश्न के बारे में बात करें तो प्रश्न कैसे बन सकता है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ना बने, लेकिन जो अब जो स्थिति हो गई है ना, जो अभिकथन कारण इत्यादि जो पूछ रहा है, अब कई बार सब्जेक्ट से भी उठा करके क्वेश्चन पूछ ले रहा है, ठीक है। तो इसलिए जब हम यहाँ के सारे विवेचनों को अच्छे से जाने रहेंगे ना, तो चाहे यहाँ से जैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्वेश्चन जब समझ में आएंगे, जब क्वेश्चन समझ में तभी आएंगे जब वो क्वेश्चन आपको आ रहे होते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन आपको आएंगे तो जाहिर सी बात है आपके उत्तर क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से नाटक से या नायक से संबंधित वस्तु क्या होते हैं, इस पे चर्चा हुई है कि क्या कैसे रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में यहीं रह देते हैं। आज हम लोगों ने विथ्यंग और उसके नायक संबंधी वस्तु है इस पर चर्चा कर लिए। आगे हम लोग जो नाट्य कथा वस्तु के हेय उपादेय क्या होते हैं, मतलब नाटक में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, कैसे क्या होता है, इन सब विषयों को लेकर के आगे हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।